हेलो, जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग उत्सर्जन चैप्टर को देखेंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने परिवहन चैप्टर को अच्छे ढंग से ख़त्म किया था और उसका सारा ऑब्जेक्टिव भी किए हैं। और आप लोग अगर नहीं किए हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव सेशन प्लस सब्जेक्टिव का जो लेक्चर का जो क्लास है उसको भी देख सकते हैं। और इसका पूरा नोट्स प्राप्त करना है तो टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा, VCI स्टडी मोनू सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग उत्सर्जन चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, देख रहे होंगे ये चश्मा मेरा आँख में यहाँ आपको दिखाई देगा, आई फ्लू हो गया है, जिसके कारण इसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो बोला गया है फ़ोन से टेलीविज़न से दूर रहने के लिए, फिर भी क्लास लेना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम भी आने वाला है और अभी टर्मिनल एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है उत्सर्जन। इसको एक बार में ही ख़त्म करेंगे। वन शॉट क्लास होने वाला है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, पूरा क्लास ज़रूर देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम तो उत्सर्जन आपको पता ही है, यह चैप्टर 4 है। उत्सर्जन को सबसे पहले जानते हैं। आपको पता है पिछले अध्याय में हम लोग क्या पढ़े थे? पहले भोजन को लिए ग्लूकोज बना, फिर उसका शोषण के जरिए विखंडन हुआ, फिर बनने के बाद बनने से कुछ नहीं होता है, फिर उसको शरीर में एक जगह से दूसरे जगह ले जाना भी था, तो उसके लिए परिवहन पढ़े। अब परिवहन के बाद शरीर में कुछ ऐसे विषैले पदार्थ भी बनते हैं। शरीर में जिस समय हम भोजन ग्रहण किए उसके साथ साथ एनर्जी बना, इतना कुछ प्रोसेस हुआ, तो उसके साथ साथ कुछ ऐसे पदार्थ का भी निर्माण होता है जो शरीर के लिए विषैला और अनावश्यक है। उसको ही क्या बोलते हैं? उसका निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे कि शरीर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, टॉयलेट होना, ठीक है, जैसे कि जल का बाहर निकलना, जो कि शरीर के लिए अनावश्यक जल होता है। ठीक है, समझते हैं हम आगे इसे। ठीक है, समझिए ध्यान से। पहले क्या? उत्सर्जी पदार्थ। देखिए, जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं विषाक्त होता है, इन्हीं पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जो शरीर के लिए अनावश्यक मतलब बेकार, ठीक है, और विषाक्त बोला है, विषाक्त शब्द का चर्चा किया। विषाक्त मतलब विषयुक्त, मतलब जहरीला होता है। इन्हीं पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। पूछा जाएगा उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो बताइए कि शरीर के लिए जो अनावश्यक पदार्थ है और विषाक्त पदार्थ है उसको ही क्या बोलते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्या है? उत्सर्जन, जो कि चैप्टर का नाम है उत्सर्जन। जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप, मतलब कि जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप मतलब कि जैसे कि भोजन ग्रहण किए, ग्रहण करने के बाद फिर उससे ग्लूकोज बना, कार्बनिक अणु के विखंडन से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से फिर ऊर्जा बना, ऊर्जा का फिर एक जगह से दूसरे जगह जहाँ जरूरत है वहाँ भेजा गया। तो इतना सब क्रिया को ही क्या बोलते हैं? उपापचय क्रिया। ठीक है, उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न मतलब बना, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ मतलब बेकार पदार्थ का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। जो शरीर के लिए बेकार पदार्थ है उसका निष्कासन क्या है? उत्सर्जन कहलाता है। अगर इस पदार्थ का शरीर से अगर बाहर नहीं निकाला जाएगा तो जीव की क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। आप ही बताइए, क्या जो शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इसे ही रहने दिया जाएगा और सांस नहीं लिया जाए तो जीव जिंदा रहेगा क्या? नहीं रह पाएगा। ठीक है, और जो टॉयलेट है उसको अगर आप समय टू समय नहीं करते तो व्यक्ति जिंदा रहेगा क्या? नहीं रह पाएगा। समझ गए? आगे देखिए, जल संतुलन। शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया द्वारा होता है वह जल संतुलन कहलाता है। शरीर में जल की मात्रा का जो जिस क्रिया के द्वारा संतुलन होता है उसको क्या बोलते हैं? जल संतुलन कहते हैं। ठीक है, शरीर में जिस शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस प्रक्रिया द्वारा होता है उसको ही क्या कहते हैं? जल संतुलन कहलाता है। जल संतुलन और उत्सर्जन की क्रिया दोनों साथ साथ में होता है क्योंकि दोनों एक ही साथ से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है आगे देखेंगे। ठीक है, अगला क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। यहाँ पर उत्सर्जी पदार्थ पढ़े थे, लेकिन क्या होता है ये पढ़े थे। अब यहाँ पर उत्सर्जी पदार्थ के नाम पढ़ेंगे जो कौन कौन होगा जो शरीर के लिए बेकार है। तो देखो, जंतुओं के शरीर में बनने वाला सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। जंतुओं के शरीर में बनने वाला जो उत्सर्जी पदार्थ है उसका नाम क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, जो कार्बनिक अणु के विखंडन से उत्पन्न होता है। जो कार्बनिक अणु के विखंडन से होता है। अभी कार्बनिक अणु क्या होता है? तो कार्बनिक अणु ग्लूकोज को बोलते हैं। ठीक है, कार्बनिक अणु को के विखंडन से उत्पन्न होता है। समझ गए? उत्सर्जी पदार्थ जंतु के शरीर में प्रमुख जो होता है वह CO2 होता है, जो कैसे बनता है? कार्बनिक अणु के विखंडन से बनता है, टूटने से बनता है। ठीक है, अगला है प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे अमोनिया,
यूरिया और यूरिक अम्ल का निर्माण विभिन्न जंतुओं के शरीर में होता है। क्या बोला गया है? प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन से नाइट्रोजनी पदार्थ बनता है, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो नाइट्रोजनी पदार्थ। और नाइट्रोजनी पदार्थ किसको बोलते हैं? तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, तीन को याद रखना है आपको। अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल क्या है? ये तीनों आपका नाइट्रोजनी पदार्थ है। नाइट्रोजनी पदार्थ कैसे बनता है? तो यह आपका प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा है नाइट्रोजनी पदार्थ इनमें से कौन है, तो आपको बताना है अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल क्या है? नाइट्रोजनी पदार्थ है। कब कैसे बनता है? प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। ठीक है, अब आगे समझिए जंतुओं में उत्सर्जन, मतलब जंतु में उत्सर्जन कैसे होता है। उच्च श्रेणी के हाई क्वालिटी, जो उच्च श्रेणी के जो जंतु है, उच्च श्रेणी के जंतुओं में किसी भी चीज को उत्सर्जन, मतलब शरीर के अंदर जो विषाक्त पदार्थ है उसको निकालने के लिए एक तंत्र होता है। ठीक है, जिसको उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। लेकिन जो निम्न श्रेणी के जंतु होता है, जैसे प्रोटोजुआ, अमीबा, इसमें उत्सर्जन के लिए कोई अंग नहीं होता है। समझ गए? उसको जंतुओं में क्या है? जंतुओं में उत्सर्जन। तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में तंत्र होता है और निम्न श्रेणी के जंतुओं में तंत्र नहीं होता है। इसमें प्लाज्मोला के द्वारा, विसरण के द्वारा, मतलब कि वो उत्सर्जन हो जाता है अमीबा जैसे जीव में। ठीक है, जो कि कोशिकीय जीव है। पिछले लेक्चर में जो पहला क्लास था, जो जिसका नाम था क्या? जीव जयप्रकरम, उसमें आप लोग पढ़े थे अमीबा के बारे में। उसमें बताया था अमीबा कोशिकीय जीव है, इसमें मुख जैसा कोई स्थान नहीं होता है, उत्सर्जन के लिए कोई अंग नहीं होता है। समझ गए? तो इसमें उत्सर्जन के लिए कोई अंग नहीं होता है और उच्च श्रेणी के जंतुओं में होता है। और उच्च श्रेणी के जंतु में किस ढंग से काम करता है आगे पढ़ेंगे। और निम्न श्रेणी के जंतु में प्लाज्मोला के विसरण के द्वारा इसमें हो जाता है। ठीक है, प्लाज्मोला में विसरण के द्वारा अमीबा जैसे जीवों में क्या हो जाता है? उत्सर्जन हो जाता है। अगला है मनुष्य में उत्सर्जन। अब हम समझ रहे हैं मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, मतलब कि मानव, मनुष्य में कैसे उत्सर्जन होता है। तो देखिए, मनुष्य एवं समस्त वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतुओं में वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। क्या है? मनुष्य और जितना भी वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतु है, उसमें जो उपसंघ के जंतुओं में वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। वृक्क जो है क्या है? एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट उत्सर्जी अंग है। वृक्क क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में, पहले समझ लीजिए उपसंघ में क्या है। एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। वृक्क से संबंधित अन्य रचनाएं जो उत्सर्जन में भाग लेती है वे है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग। ठीक है, वृक्क को आप समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर इसी को समझेंगे। वृक्क को अंग्रेजी में किडनी कहते हैं, हिंदी में गुर्दा कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल नाम वृक्क है, इंग्लिश में किडनी, हिंदी में गुर्दा। ठीक है, तो ये जो वृक्क जो होता है, जो आपको ये दिख रहा है, यह पेशियों का देह भित्ति का बना होता है। यह सेम के बीज के आकार क्या होता है? यह जो दायां वृक्क होता है बाएं वृक्क की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है। इसमें एक पेशियों का उभरा हुआ कैप्सूल जैसी संरचना होता है। यह 10 से 15 पिरामिड का बना होता है। पिरामिड जैसी संरचनाओं का बना होता है वृक्क। ठीक है, क्या है? 15 से 16 पिरामिड जैसी संरचनाओं का क्या होता है? यह वृक्क आपका बना होता है। ठीक है, और इस वृक्क का जो आकार होता है सेम के बीज के तरह होता है, आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और जो बायां वृक्क होता है दायां वृक्क से छोटा होता है और ये बड़ा होता है। इसके बाहरी सतह को क्या बोलते हैं? गुणोत्तर, और आंतरिक सतह को नतोदर को ही हाइलम कहते हैं। ठीक है, अब समझिए मनुष्य में उत्सर्जन। मनुष्य एवं समस्त वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतुओं में वृक्क सबसे एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, इंपोर्टेंट उत्सर्जी अंग है। वृक्क से संबंधित अन्य रचनाएं हैं, मतलब संबंधित मतलब जुड़ा हुआ बहुत सारा रचना है। जो क्या है? मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है और मूत्रमार्ग है। ये आपका हो गया मूत्रवाहिनी, जो जिसको बोलते क्या? नली है। ठीक है, ये नली को ही क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी। और जो डायरेक्ट यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है, जहाँ पर आकर के क्या होता है? मूत्र क्या होता है? स्टॉक होता है, जमा होता है, उसको मूत्राशय, और जहाँ से निकलता है उसको क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। समझ गए? अब आगे देखिए, मनुष्य एक जोड़ा वृक्क होता है। मनुष्य में कितना जोड़ा वृक्क होता है? मनुष्य में एक जोड़ा। आपको पता है ना, एक जोड़ा में 2 होता है। संख्या कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक जोड़ा में संख्या 2 होगा। ठीक है, तो मनुष्य में जो वृक्क होगा एक जोड़ा होगा। आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है जो मनुष्य में कितने जोड़े वृक्क पाए जाते हैं,
तो एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, ठोस गहरे भूरे रंग का होता है। वृक्क का जो कलर होता है वह ठोस होता। इसका पहले अगर पूछे अवस्था तो यह ठोस अवस्था में होता है, और इसका कलर पूछे तो यह भूरा, गहरे भूरे रंग का। गहरा मतलब होता है डीप कलर। ठीक है, गहरा भूरा रंग का होता है, और इसका आकार सेम के बीज की तरह होता है। कैसा होता है? इसका आकार सेम के बीज की तरह होता है, और इसका जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर होता है। वृक्क की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर वृक्क चौड़ा होता है। वृक्क जिसको किडनी गुर्दा कहते हैं। ठीक है, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, और 2.5 से 4 सेंटीमीटर क्या होता है? यह मोटा होता है किडनी। समझ गया? 2.5 से 4 सेंटीमीटर के बीच यह क्या होगा? मोटा होगा। आगे समझिए, वृक्क की बाहरी सतह गुणोत्तर तथा भीतरी सतह को नतोदर या हाइलम कहलाता है। भीतरी सतह को नतोदर, जिसको हाइलम कहते हैं, जिससे कि बहुत सारा संरचना जुड़ा हुआ रहता है। समझ गया ना? और जिससे कई सारा वृक्क नलिका निकलती है जो मूत्राशय से डायरेक्ट कनेक्ट रहती है। ठीक है, आगे समझिए, वृक्क की बाहरी सतह नतोदर, ये तो हो गया। अब है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। मतलब वृक्क से कई सारी नलिका निकला होता है, उसी से मिलकर के क्या बना होता है? नेफ्रॉन। क्या बना होता है? नेफ्रॉन। वृक्क इसलिए कहा जाता है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क से कई सारी नलिका निकली होती है जिसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। इसलिए कहा जाता है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। बहुत सारा नलिका निकली होती है वृक्क से, इसलिए उसको कहा जाता है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। प्रत्येक मतलब एक। अभी पढ़े हैं आप क्या? मनुष्य के शरीर में एक जोड़ा क्या पाया जाता है? वृक्क। एक जोड़ा में संख्या पूछे तो कितना? 2। तो प्रत्येक मतलब एक में 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है, क्योंकि बहुत सारा जो वृक्क नलिका निकला रहता है उसी को नेफ्रॉन बोलते हैं। और आपको पता चला एक वृक्क से लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है, तो 2 है तो 2 मिलाकर कितना? 20 लाख नेफ्रॉन। आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये था वृक्क। अब हम लोग आगे समझते हैं क्या? ये था वृक्क से रिलेटेड। देखिए यहाँ से, ये आपका किडनी हुआ, इसके ऊपर कैप्सूल है। यह 15 से 16 पिरामिड जैसी संरचनाओं का बना होता है ये वृक्क। इसके अंदर से ही बाहर वाले भाग को इसको क्या बोलते हैं? गुणोत्तर। अंदर वाला को नतोदर, जिसको हाइलम भी कहते हैं। यहाँ से हाइलम का एक सांप निकलता है जो कि डायरेक्ट मूत्रवाहिनी से होते हैं मूत्राशय से मूत्रमार्ग। ठीक है, समय समय पर यह खुलता रहता है। ठीक है, अब देखिए वृक्क का कार्य समझते हैं, फंक्शन। ठीक है, किसका? किडनी का फंक्शन। फंक्शन ऑफ किडनी मतलब वृक्क का कार्य। ठीक है, वृक्क के द्वारा मूत्र निर्माण या उत्सर्जन की क्रिया निम्नलिखित 3 चरण में पूर्ण होता है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन, वृक्क से जो होता है उत्सर्जन की क्रिया कितने चरणों में पूर्ण होता है? तो 3 चरणों में पूर्ण होता है। पहला है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा का नाम है ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, और उसके बाद है ट्यूबुलर स्रवण। ठीक है, समझते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या होता है। देखिए, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन एक छन्ने की तरह कार्य करता है। ठीक है, किसके तरह कार्य करता है? छन्ने की तरह कार्य करता है। यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिखता है ये बोमेन संपुटी है, और ऊपर में जो ये जालीनुमा दिखता है इसको ही ग्लोमेरुलस कहते हैं। इस दोनों को मिलाने के बाद मेलपिगियन कोश बनता है। क्या बनता है? ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुटी को मिलाकर के मेलपिगियन कोश बनता है। ठीक है, और इसी मेलपिगियन कोश से जितना भी रक्त में प्रोटीन, उसके बाद खनिज लवण जो भी रहता है, यूरिया, यूरिक अम्ल, सब क्या होता है? इसी में सबसे पहले ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में आता है। और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन एक छन्ने की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? एक छन्ने की तरह कार्य करता है। और यहाँ पर बता दें, यहाँ से 2 यहाँ पर क्या धमनिका निकला है, जिसका नाम, एक का नाम है अभिवाही धमनिका, दूसरा का नाम अपवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका का व्यास ज्यादा होता है। व्यास गणित पढ़े हैं, आपको व्यास पता होगा। ठीक है, वृत्त का व्यास वो पढ़े होंगे ना। और अपवाही धमनिका का व्यास क्या होता है? छोटा होता है। तो इसका व्यास बड़ा होने के कारण ये तो रक्त को बहुत बड़ी मात्रा में ले लेता है, ऑब्जर्व करता है, ले लेता है। लेने के बाद इसको अब अंदर में ले जा करके इसको फिल्ट्रेट करने का काम किसका है? अपवाही धमनिका का। तो इसके ऊपर क्या पड़ता है? उच्च दाब पड़ जाता है। तो उच्च दाब पड़ने के कारण उच्च दाब की स्थिति में क्या होता है? इसका फिल्ट्रेशन होता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जब छन्ना की तरह कार्य करता है तो छनता है। उच्च दाब पर छन्ने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं?
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रक्त के उच्च दाब पर छनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। यहाँ से छनना शुरू हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है? ट्यूबुलर श्रवण, और उसके बाद छनने के बाद कहाँ? मूत्रवाहिनी वाले मार्ग में जुड़ेगा, जिस समय छन रहा होता है तो मूत्रवाहिनी वाला नलिका में जुड़ेगा, और उसी दौरान क्या होता है? अपना ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण जो है, यह क्या करता है? जो शरीर के लिए जो अच्छा पदार्थ है, प्रोटीन हो गया आपका और जो भी हो, उसको यह क्या कर लेता है? रोक लेता है। क्या कर लेता है? रोक लेता है। और प्रोटीन के साथ जल, जो जितने मात्रा में शरीर को जल की जरूरत होती है उतना जल को भी क्या करता है? रोक लेता है। बाकी जल को क्या करता है? यह उत्सर्जन के जरिए इसी मूत्रवाहिनी में मूत्रवाहिनी के मार्ग में बहा देता है, ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, ठीक है। इसका काम यही है, अच्छी चीज को छन के उसी समय रख लेना और बाकी चीज को क्या कर देना? भेज देना। अब अगला है ट्यूबुलर श्रवण। ट्यूबुलर श्रवण में होता है कुछ उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है? छन नहीं पाता है और क्या होता है? मूत्रवाहिनी वाले मार्ग में जाकर के बह जाता है। तो कहाँ स्टॉक हो जाता है? जाकर के मूत्राशय में स्टॉक होता है। मूत्राशय में जाकर के क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। जैसे ही मूत्राशय में जमा हो गया क्या? उत्सर्जित पदार्थ, तो यह समय समय पर क्या, जिसको मूत्राशय में जैसे ही स्टॉक हुआ उसको मूत्र ब्लाडर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिन ब्लाडर, अंग्रेजी में मूत्र ब्लाडर कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर जो जमा हुआ उत्सर्जित पदार्थ उसको मूत्र ब्लाडर, जो कि समय समय पर मूत्र मार्ग के छिद्र के जरिए खुल करके बाहर निकलते रहता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्या है? मूत्र की बनावट को समझते हैं। मूत्र का जो बनावट होता है, निर्माण, वो कैसे होता है? मूत्र में साधारणतः जल, यूरिया और सोडियम क्लोराइड विद्यमान होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को हम लोग NaCl बोलते हैं। इसका क्या रासायनिक नाम क्या है? NaCl। यहाँ पर लिखा गया है डायरेक्ट सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसको बोले तो रासायनिक नाम में क्या होगा? NaCl, यानी कि नमक का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है। तो मूत्र में नमक भी विद्यमान होता है। मूत्र में साधारणतः जल, यूरिया और सोडियम क्लोराइड रहते हैं, ठीक है। अगर 24 घंटा में 80 से 100 mg प्रोटीन, मतलब कि 100 g यानी कि 100 ग्राम, अगर कोई व्यक्ति 24 घंटा में 80 ग्राम से 100 ग्राम के बीच अगर प्रोटीन लेता है 24 घंटा के अंदर में, तो आहार के रूप में अगर लेता है, तो उसके मूत्र का प्रतिशत मात्रा कुछ इस प्रकार से होगा, निम्नलिखित प्रकार होगा। तो वह क्या क्या होगा? तो आपका जल जो होगा 96% होगा। आपके मूत्र में कितना परसेंट? 96% होगा। और 4% ठोस होगा। क्या परसेंट? 4% ठोस। बस आपको इतनी याद रखना है। मूत्र में जब 80 से 100 ग्राम अगर हम आहार के रूप में प्रोटीन अगर 80 से 100 ग्राम लेते हैं 24 घंटे के अंदर, तो हमारा मूत्र का प्रतिशत जिसमें 96% जल होगा और ठोस जो होगा 4% होगा। ठोस के अंदर 4% में क्या क्या होगा? तो 2% यूरिया हो जाएगा और 2% अन्य पदार्थ, यही 4% पूरा देगा, 2×4, ठीक है। अगला समझिए, यूरिया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म उत्पाद है। यहाँ पर पढ़े थे ना क्या? जो साधारणतः मूत्र में जल और यूरिया पाया जाता है और सोडियम क्लोराइड। अब यूरिया के बारे में समझिए। यूरिया जो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का उत्पाद है। किसका है? मेटाबॉलिज्म का उत्पाद है। यह एमिनो अम्ल से बनता है। यूरिया किस बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से यूरिया, यूरिक एसिड, आप यहाँ पर पढ़े हैं ना। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या क्या बनता है? अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल बनता है। किधर गया आपका ये नाइट्रोजन पदार्थ? अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल बनता है। पढ़ते ना वही। अमोनिया से क्या होता है? यह बनता है यूरिया प्रोटीन, जो कि मेटाबॉलिज्म उत्पाद है। यूरिया में सामान्यतः मात्रा 100 ml रक्त में 30 mg मानी जाती है। अगर 100 ml रक्त है तो उसमें यूरिया की जो प्रतिशत मात्रा होगा अपना कितना हो जाएगा? 30 mg मिलीग्राम होगा, 30 मिलीग्राम होगा 100 ml में, ठीक है। आगे समझिए, यूरिक अम्ल है, यूरिक एसिड, ठीक है। अंग्रेजी में यूरिक एसिड बोलते हैं किसको? यूरिक अम्ल को, ठीक है। रक्त में इसकी सामान्य मात्रा अगर 2 mg से 3 mg प्रत्येक 100 ml रक्त में होती है। यूरिक अम्ल, यहाँ पढ़े यूरिया के बारे में, अब पढ़ रहे हैं यूरिक अम्ल के बारे में। यूरिक अम्ल जो होता है रक्त में, इसकी जो सामान्य मात्रा होता है 2 mg, 2 मिलीग्राम से 3 मिलीग्राम प्रत्येक 100 ml रक्त में होता है। प्रत्येक 100 ml रक्त में अगर यूरिक अम्ल की बात बोले कितना होगा? 2 ग्राम से 3 ग्राम होगा, ठीक है। लेकिन अगर यूरिया की बात करें तो प्रत्येक 100 ml में 30 ग्राम मानी जाती है यूरिया। और यूरिक अम्ल में आपको डिफरेंट थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। आगे देखिए, अगला है इसी में प्रतिदिन अगर 1.5 यानी से मतलब 1.5 ग्राम से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है प्रतिदिन हमारे शरीर से। प्रतिदिन मतलब हर एक दिन, रोज रोज हमारे शरीर से
डेढ़ से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के जरिए रोज बाहर निकलता है। ठीक है, आगे समझिए। मूत्र का पीला रंग इसमें उपस्थित रंजक यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण मूत्र पीला दिखता है, जो कि बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, किसके कारण मूत्र का रंग पीला दिखता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला दिखता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला दिखता है। अब आगे समझिए, हीमोडायलिसिस क्या है? देखिए, डायलिसिस एक कृत्रिम वृक्क है। क्या है? डायलिसिस एक कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये जो किडनी का फंक्शन है काम करना बंद कर दे, किसी चोट के कारण या किसी भी कारण से किडनी काम करना, बाहरी आघात हो या किसी भी कारण से अगर किडनी काम करना बंद कर देता है, तो उसके शरीर में जहरीले पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, ये सब जहरीले पदार्थ बनना शुरू हो जाता है। अगर जल्दी से इसको ठीक नहीं किया गया या उसका डायलिसिस मशीन नहीं लगाया जाएगा, तो खून का सही ढंग से फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा। जब सही ढंग से फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो व्यक्ति का मृत्यु जल्दी हो जाएगा। इसीलिए एक मानव के द्वारा एक वृक्क बनाया गया है, कृत्रिम वृक्क जिसको बोलते हैं। मानव के द्वारा जो कुछ बनाया जाता है उसको बोलते हैं कृत्रिम। और क्या बनाया गया? वृक्क, इसलिए इसको बोला गया क्या? कृत्रिम वृक्क। इसको बोलते हैं डायलिसिस मशीन। ठीक है, डायलिसिस मशीन। और यह मानव के लिए होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? हीमोडायलिसिस मशीन बोलते हैं। यह कृत्रिम वृक्क है। जब वृक्क खराब हो जाए या किसी चोट के कारण काम करना बंद कर दे, तब यह क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है? एक टंकी होता है जिसको डायलाइजर कहते हैं। यह हमारे शरीर के धमनी से रक्त को निकाल करके 0 डिग्री पर ठंडा करता है। जो टंकी होता है जिसको डायलाइजर करते हैं, उसमें डायलिसिड फ्लूइड भरा रहता है, जो 0 डिग्री तक ठंडा करके हमारे रक्त को, उसको सेलोफेन के कारण वह रक्त को जमने नहीं देता है। और फिर उसको क्या करता है? आगे ले जा करके उसको फिल्ट्रेट करके साफ करके हमारे खून को फिर से हमारे जो शरीर के जो ताप है उसी पर ला करके पुनः हमारे शरीर के उस रक्त के ऊपर प्रेशर लगा करके, दाब लगा करके हमारे शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर पर ला करके हमारे शरीर के दूसरे अंग शिरा के जरिए फिर से उसको क्या कर दिया जाता है? हमारे शरीर में भेज दिया जाता है। और इस ढंग से उसका क्या होता है? फिल्ट्रेशन होते रहता है। ठीक है, ब्लड का। यही मशीन जो कि मानव के द्वारा बनाई गई, जिसको डायलिसिस मशीन बोलते हैं, मानव के लिए उपयोग होता है, इसको बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। ठीक है, अब आगे क्या है? पादप में उत्सर्जन। पौधे में उत्सर्जन के लिए बाष्प उत्सर्जन पढ़े थे, जो कि बाष्प पानी को क्या करता था? बाष्प के रूप में, फिर ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड लेता था, ऑक्सीजन छोड़ देता था पत्तियां के जरिए। ये सब तो पौधे में हो जाता है, लेकिन निम्न श्रेणी के पौधे। लेकिन उस श्रेणी के पौधे जो होते हैं उसमें कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं। वैसे उत्सर्जी पदार्थ को निष्कासन के लिए या तो वो अपने छालों में संचित कर लेते हैं उत्सर्जी पदार्थ को, या अपने पत्तियां में संचित कर लेते हैं, ताकि छाल भी अलग पौधे से होते रहता है और पत्तियां भी अलग होते रहता है। पत्तियां का भी जीवन काल होता है, जैसे ही सूख गया जमीन पर गिर जाएगा तो उसी के अंदर वो अपना उत्सर्जी पदार्थ को क्या कर लेते हैं? संचित कर लेते हैं पौधे। ठीक है, देखिए पौधे जैसे बरगद हो गया, कनेर हो गया, पीपल हो गया, ऐसे पौधे को जब पत्तियां को तोड़ेंगे आप तो उससे दूध निकलता है, जिसको लैटेक्स कहते हैं। गाढ़ा दूध निकलता है, उसको क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटेक्स। और उत्सर्जित पदार्थ जो पौधे में जो होते हैं और टैनिन, रेजिन और गोंद होता है। पौधा में जो उत्सर्जित पदार्थ होता है उसका नाम क्या है? टैनिन, रेजिन और गोंद। पौधे के उत्सर्जित पदार्थ का नाम बताइए। टैनिन, रेजिन और गोंद। पौधे के उत्सर्जित पदार्थ का नाम टैनिन, रेजिन, गोंद। आपको 3 याद रखना है। ठीक है, बबूल के पौधे में गोंद पाया जाता है। बबूल के पौधे में क्या पाया जाता है? गोंद पाया जाता है। जो उत्सर्जित पदार्थ है बबूल के पौधे में क्या होगा? उत्सर्जित पदार्थ गोंद होगा। और चीड़ के पौधे में रेजिन होगा। क्या? उत्सर्जित पदार्थ इसमें रेजिन होगा, जो कि हिमालय के क्षेत्र में यह चीड़ का पौधा पाया जाता है। इसमें जो उत्सर्जित पदार्थ होगा वो क्या होगा? रेजिन होगा। टैनिन जो होता है वृक्ष के छाल में होता है। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। टैनिन कहाँ? पौधे में टैनिन कहाँ उपस्थित रहता है? यह वृक्ष के छाल में होता है। रेजिन और गोंद कहाँ रहता है? पुराने जाइलम में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो पुराने जाइलम में। कहाँ रहता है? पुराने जाइलम में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा पूरा प्रक्रिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। यह एक प्याले जैसी रचना है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। यहाँ तो आपको समझ में आएगा। इसकी व्यास ज़्यादा होता है इससे, ताकि इस पर उच्च दबाव डाल करके क्या करते हैं? फिल्ट्रेट का काम करता है, साफ करने का काम करता है ब्लड को, इसलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ से चला आगे कुंडलित जैसी रचना। हिनेल का अधरोही चाप और अवरोही चाप के बीच में जो पतली नलिका दिखता है उसको हिनेल का चाप कहते हैं। यहाँ से ब्लड गया, आगे संग्राहक नलिका, दूरस्थ संग्राहक नलिका, उसका दूरस्थ
कुंडलित नलिका उसका सामान्य संग्रह नलिका से होते हुए कहाँ जाएगा, मूत्रवाहिनी, जो कि मूत्रवाहिनी एक नली होता है, बहुत सारे नेफ्रॉन की जो नली होता है उसे मूत्रवाहिनी की नली से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, मूत्राशय में, मूत्राशय से कहाँ पहुँच जाता है, मूत्र मार्ग में। आई होप पूरा आपको समझ में होगा। और इससे जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जल्द ही इसका ऑब्जेक्टिव सेशन भी आएगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। इसका नेक्स्ट क्लास इस चैप्टर का तो सब कुछ हो चुका है। इससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ज़रूर इसे नोट कर लीजिएगा। और इसको भी नोट करने के लिए आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।